जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। We are starting the topicals of dynamics since 2001 till 2016। लेकिन आज की वीडियो में मैं फर्स्ट 20 जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगा। ओके, सो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। Here we have a question number 1। A body is moving in a circle at a constant speed। बेटा a body is moving in a circle at a constant speed. Which of the following statements about the body is true? We have four options. A option, there is no acceleration. B option, there is a force acting at a tangent to the circle. C option है there is a force acting away from the center of the circle. And we have the fourth one, D, there is a force acting towards the center of circle. Okay, बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, लेकिन किस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट है और बाकी जो ए बी एंड सी ऑप्शंस हैं वो क्यों इनकरेक्ट हैं उस पर बात करते हैं। बेटा एनीथिंग which is in circular motion, anything which is in circular motion, there is the requirement of force. For example, कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में मूव करेगी तो उसे एक फोर्स की जरूरत होगी, और बेटा कोई भी चीज जब सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव नहीं कर सकती, राइट। सो हम सपोज करते हैं, लेट्स से हमारे पास एक स्टोन है, वी हैव अ स्टोन S and this stone is attached with the thread। ये thread है आपके पास, रोप है, जो भी समझ लो आप लोग। and this stone is moving in a circular motion। बेटा this stone is moving in a circular motion। बेटा ये अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो आपको पता है ना, सर्कल का एक रेडियस भी होता है और सर्कल का एक सेंटर भी होता है। इट्स अ सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर ऑफ सर्कल है। एंड दिस स्टोन इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज कर लो आप, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। सो दिस स्टोन इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस स्टोन इज इन सर्कुलर मोशन। बेटा अगर ये सर्कुलर मोशन में है ना तो इसका ये रेडियस है। इस पोजीशन को आप लोग नाम दे दो ए पोजीशन। बेटा ए पोजीशन से स्टोन मूव करता 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 लेट्स से आपके पास इस पोजीशन पे आ गया एंड इट इज द पोजीशन नंबर बी। ओके, एंड स्टोन इज रीच्ड एट दिस पोजीशन। अब देखो बेटा जितना रेडियस यहां है उतना ही रेडियस यहां पे होगा, सर्कल का रेडियस तो होता है ना। उसके बाद देखो लेट्स से ये स्टोन जो है मूव करता करता इस पोजीशन पे पहुंच गया एंड इट इज कॉल्ड एक्स पोजीशन, राइट। अब एक चीज देखिएगा, दिस स्टोन इज इन सर्कुलर मोशन, देन देयर इज ओनली इनवर्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। कौन सी फोर्स? जब बॉडी मूव करती है सर्कुलर मोशन में तो हमें एक इनवर्ड फोर्स की जरूरत होती है, और उस फोर्स का नाम रखा होता है हमने सेंट्रीपिटल फोर्स। इनवर्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन। ओके, सो यहां पे देखो अगर ये बॉडी सर्कुलर मोशन में है ना बेटा, तो इसके रेडियस के अलोंग एक इनवर्ड फोर्स होगी, इनवर्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। एक इनवर्ड फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, और ये अलोंग द रेडियस होगी। यहां पे भी देख लो, अगर बॉडी बी पोजीशन पे पहुंचेगी देयर इज ओनली वन फोर्स इज रिक्वायर्ड, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। किस तरफ होगी? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होगी, इनवर्ड फोर्स होगी। अगर बॉडी एक्स पोजीशन पे पहुंच जाती है तो यहां पे भी बेटा एक ऐसी फोर्स होगी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होगी, और ये बेटा फोर्स रेडियस के अलोंग होगी, रेडियली इनवर्ड्स होगी। ठीक है, विदाउट दिस फोर्स कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में मूव नहीं कर सकती। यहां तक बात क्लियर होगी? अच्छा अब देखिएगा बेटा, अगर स्टोन आपका यहां से स्टार्ट हुआ था मूव करना, तो एक चीज है, अगर स्टोन यहां से स्टार्ट करना मतलब मूव करना स्टार्ट हो रहा है, ए से बी पे आ रहा है, बी से एक्स पे जा रहा है, एक्स से वापस ए पे जा रहा है, तो आपको पता है ना हमने स्टोन को एक थ्रेड के साथ या रोप के साथ अटैच करके हम घुमा रहे हैं उसको। तो बेटा हो सकता है कि कभी कभार थ्रेड जो है वो ब्रेक हो जाए। अगर थ्रेड ब्रेक होगा तो फिर क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं इस वजह से। बेटा सपोज करो स्टोन यहां से ए से स्टार्ट हुआ, पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद लेट्स से इसी पोजीशन पे आके ये ब्रेक कर जाता है। ये रोप जो है ना, ये रोप ए पोजीशन पे आके ये वाली रोप ब्रेक हो जाती है। तो बेटा पता क्या होगा? दिस स्टोन विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया। समझाता हूं अभी। देखो जैसे ही सपोज करो ए पोजीशन पे स्टोन पहुंचा ना पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद, तो यहां से रोप आपकी ब्रेक हो गई, रोप ब्रेक होने के बाद दिस स्टोन विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। पता क्या होता है बेटा, अगर आप इस ए पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट की डायरेक्शन ऐसी होगी ना,
इसी तरह अगर बी पॉइंट पे आके इस पोजीशन पे आके आपका ये वाली रोप ब्रेक होती है, रोप इस जगह से ब्रेक होती है, तो यहां पे अब आप टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट आपका डाउनवर्ड होगा, ठीक है। एक्स पॉइंट पे आके अगर आपकी जो रोप है ब्रेक होती है तो आपका टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा और इसकी डायरेक्शन होगी टेंजेंट की टुवर्ड्स द राइट साइड। तो मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट पोजीशंस पे टेंजेंट की डिफरेंट डायरेक्शन है। यहां पे टुवर्ड्स द राइट साइड, यहां पे स्लाइटली अपवर्ड्स, यहां पे आपकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो यहां पे एक चीज देखिएगा बेटा, जब भी रोप टूट जाती है ना, मैंने इस पोजीशन को कंसीडर किया हुआ था ना, ए पोजीशन को, अगर ए पोजीशन पे रोप ब्रेक कर गई है तो ये वाला स्टोन जो है ना वो अपना सर्कुलर मोशन नहीं कंटिन्यू करेगा, इट विल गो इन द स्ट्रेट डायरेक्शन और किसी का जाके सर फाड़ देगा। और यहां पे क्या होगा, ये वाली जो स्ट्रेट जाएगा ना वो, तो इस स्ट्रेट जाने वाली वेलोसिटी को हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। अगर रोप टूट जाएगी, दिस स्टोन विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया। यहां तक बात क्लियर होगी। और बेटा यहां पे भी इस बी पोजीशन पे अगर आपके पास जो रोप है वो ब्रेक होती है, तो बी पोजीशन पे अगर रोप ब्रेक होती है तो बेटा स्टोन जो है ना वो इस वेलोसिटी से मूव करेगा, वी वेलोसिटी से, और डाउनवर्ड आएगा। अगर एक्स पोजीशन पे आपकी रोप ब्रेक हो जाती है तो वो कुछ वेलोसिटी से अलोंग द टुवर्ड्स द राइट साइड मूव करेगा। यहां तक बात क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद हो क्या रहा है, एफसी का मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। देयर इज ओनली वन इनवर्ड फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ एक इनवर्ड फोर्स ही चाहिए जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होगी, रेडियल इनवर्ड्स होगी, और वो वाली फोर्स है हमारे पास डी ऑप्शन के अंदर, देयर इज अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। बात क्लियर होगी। लेकिन एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है बेटा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। यहां तक बात क्लियर होगी। ये हमने ज्यादा कॉन्सेप्चुअली पढ़ा, इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने अगर क्लासेस मिस की हुई है, कोई कॉन्सेप्ट उन्हें नहीं था, तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला बेहतर समझ में आ जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 2 kg is pushed along the horizontal flat surface of a bench, the friction force measured is 4 Newton. When the block is pushed along the same bench with a force of 10 Newton, it moves with a constant. क्या वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा? स्पीड उसकी दी हुई है बेटा, और नेक्स्ट 2 ऑप्शंस के अंदर COD के अंदर एक्सेलरेशन बताया गया। तो बेटा इसके लिए कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है तो थोड़ा सा हमें सब्र के साथ बैठना पड़ेगा और हमें वीडियो में अटेंशन रखनी पड़ेगी। और पता है आपको, ये उस पर मैं स्मार्ट TV पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, तो इसमें ये अरेज भी नहीं हो रहा जल्दी, एंड आई एम यूजिंग द वेट टिश्यू। यहाँ पे एक मिनट के लिए बस सब्र करना है, हो गया अरेज। एक सेकंड बस, ये अरेज हो गया। नाउ आई एम यूजिंग द ड्राई टिश्यू, क्योंकि लिखा नहीं जाएगा फिर इससे मार्कर से। ओके, अब देखें, व्हेन अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 2 kg, बेटा एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल, एक हमारे पास ना फ्लैट हॉरिजॉन्टल बेंच है जिसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है वुड का, वुडन ब्लॉक है जिसका मैस है आपके पास 2 kg, राइट, 2 kg मैस है, एंड द फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग इज मेजर्ड इज 4 न्यूटन। बेटा ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, इस ब्लॉक को आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हो, बेशक राइट साइड पे इसको ड्रैग करवा लो, बेशक लेफ्ट साइड पे इसको ड्रैग करवा लो, ठीक है। और सपोज करो ये वाला ब्लॉक जो है ना वो राइट साइड पे मूव कर रहा है, ठीक है, और इस पे बेटा एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रही है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होती है? ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शन कितनी एक्ट कर रही है इस पे? 4 न्यूटन, फ्रिक्शन इज 4 न्यूटन। और बस आगे क्या लिखा हुआ है? व्हेन द ब्लॉक इज पुश्ड अलोंग द सेम बेंच विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। बेटा पहले ये था कि एक ब्लॉक है, व्हेन द ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 2 kg इज पुश्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस ऑफ अ बेंच, द फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग। बेटा पहले सबसे पहले ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ना इसका, एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और इस ब्लॉक को पुश कर रहे हैं हम, लेकिन बेटा 4 न्यूटन फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। तो अगर हम इस ब्लॉक को
10 न्यूटन फोर्स लगा के इस ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके इसको ड्रैग करवाएंगे तो फिर क्या होगा? एज इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, किस तरह से ये मूव करेगा? बेटा सिंपल सी बात है, सपोज करो हमने राइट साइड पे ना 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दी, बिकॉज फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, और फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग को अपोज करती है, स्लाइडिंग इफेक्ट को अपोज करती है। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो ग्रेटर फोर्स होती है वो फॉरवर्ड फोर्स होती है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये कम है तो ये बैकवर्ड फोर्स होगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल्स टू ma, सो वी हैव फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू ma। बेटा फॉरवर्ड फोर्स क्या होगी आपके पास 10 न्यूटन, माइनस बैकवर्ड फोर्स क्या होगी आपके पास 4 न्यूटन। मास बेटा गिवन है इसका, मास है 2 kg, 2 इंटू एक्सेलरेशन, 10 में से 4 माइनस कर दो बेटा 6 डिवाइडेड बाई 2, सो यू विल गेट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। सो इट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो होगा आपके पास वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। सो एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बेटा 5 मीटर पर सेकेंड तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता ना, 10 में से 4 को माइनस कर दो 6 आता है, और 6 को डिवाइडेड बाय मैस कर दिया, हमारे पास इसका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। लेकिन बात करते हैं ए ऑप्शन की, इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। बेटा अगर सपोज करो ये वाला ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रहा होता, तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि रिजल्टेंट फोर्स इज 0 और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। यहां तक बात क्लियर होगी। और बेटा फोर्सेस ही अनबैलेंस्ड है, देखो दीज आर नॉट बैलेंस फोर्सेस, यहां पे 10 न्यूटन है, यहां पे 4 न्यूटन है, तो अनबैलेंस्ड है। रिजल्टेंट फोर्स है यहां पे, रिजल्टेंट फोर्स कितनी है यहां पे 6 न्यूटन, तो 6 न्यूटन या कोई भी 1 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स होगी। तो रिजल्टेंट फोर्स जब तक हो तब तक ब्लॉक एक्सेलरेट करता है, ठीक है, एक्सेलरेट करता है, बेशक कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करे, बेशक वो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट ना करे, एक्सेलरेशन उसमें होता है। अगर वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करता ना तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता। यहां तक काफी है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यस बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को नजर आ रहा है? जरा रीड करो, साथ साथ रीड कर लो, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसे अरेज करके। ये वीडियो लंबी हो सकती है बिकॉज अरेज करने में भी टाइम लग रहा है और ये बेचारा अरेज हो भी नहीं रहा जल्दी। A person just supports a mass of 20 kg suspended from a rope, okay? बेटा एक बंदा है, उसने 20 kg मास को ना सपोर्ट किया हुआ है, लिफ्ट नहीं कर रहा, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड बस, एक सेकंड प्लीज, यहां पे देखें। A person just supports a mass of 20 kg suspended from a rope. बेटा इस बंदे ने ना बैलेंस किया हुआ है डाउनवर्ड फोर्स लगा के किस चीज को, इस 20 kg मास को। What is the resultant force acting on the mass? इस मास के ऊपर कितनी रिजल्टेंट फोर्स होगी? इसके लिए बेटा एक चीज देखिएगा, ये रोप है, आपको नजर आ रहा है ना, या तो ये रोप है या ये केबल है, कोई ना कोई ऐसी चीज है ये, ठीक है, या थ्रेड है, कुछ भी है। अच्छा आप देखो बेटा, टेंशन होती है ना, जो टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, पता है ना आपको। और यहां पे देखो इस बंदे का हाथ ये फिक्स है ना, तो टेंशन इज अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। यहां पे आ जाओ इस पोजीशन के ऊपर, बेटा इस पॉइंट के हिसाब से टेंशन अपवर्ड है, और बेटा इस फिक्स पॉइंट के हिसाब से टेंशन किधर है, अपवर्ड। यहां तक बात क्लियर होगी। और आपको एक चीज और भी पता है, हमने डायनामिक्स में टेंशन के अंदर पढ़ा हुआ है कि टेंशन रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द रोप, क्लियर है। अच्छा उसके बाद देखें, अगर तो बेटा ये वाला ब्लॉक रुका हुआ है, इस बंदे ने जस्ट इसको सपोर्ट किया हुआ है, इसको गिरने नहीं दे रहा, ये नहीं कि इसको पुल कर रहा है अपनी तरफ, जस्ट सपोर्ट किया हुआ है। अब बेटा एक चीज देखो, इसका मैस है तो इसका वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा ना, बात क्लियर हो रही है। सो वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड टेंशन इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द वेट। यहां पे अब इसका वेट कितना आएगा, वेट इसका आ जाएगा ऑलमोस्ट आपके पास होगा 20, W इज इक्वल्स टू mg होता है ना बेटा, W इज इक्वल्स टू mg। तो मास कितना है इसका 20 इंटू जी को मैं 10 ले रहा हूं, नॉट 9.81 अभी कंसिडर नहीं कर रहा मैं, तो ऑलमोस्ट 10 है। तो आपके पास इसका जो वेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 200 न्यूटन्स, ये वेट आ गया इसका। तो बेटा अब एक चीज आप देखो, इसका वेट कितना है 200 न्यूटन्स, तो 200 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और बेटा ये ब्लॉक मूव तो नहीं कर रहा ना, रुका हुआ एक जगह पे, तो 20 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहे हैं, और इस
टेंशन, जो ये टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है, ये कितने न्यूटन होगी बेटा? ये भी 200 न्यूटन होगी। तो अब आपको एक चीज़ का पता है, अगर एक ब्लॉक है, जितना भी मैस है इसका, सपोज कर लो 20 kg है जो दिया हुआ है, तो टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड, जो कि 200 न्यूटन है आप लोगों के पास, और जो वेट है आप लोगों के पास यहाँ पे वो है 200 न्यूटन। तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ देखो, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस में इनकी टेल्स के दरमियान में कितना एंगल है, ये इनकी टेल्स के दरमियान में बेटा ये 180 डिग्रीज एंगल बन रहा है। तो जब भी दो फोर्सेस की टेल्स के दरमियान में 180 डिग्रीज का एंगल हो, तो हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी एडेड। बेटा अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा तो मैं लिखूंगा 200 प्लस रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी एडेड, और जो अगर मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव मानना है, बिकॉज टेंशन एंड वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा -200 न्यूटन। उसके बाद बेटा इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद यू विल गेट 0 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स। तो यहां पे इसका रिजल्टेंट बेटा 0 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं 1 मिनट से पहले सोल्व कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने ये कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है सारा। ठीक है, उन बच्चों का भी फायदा करना है जो जिन्होंने पहले से सीरियस होकर नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट हैं, कुछ वीआईपी होते हैं, वेरी इरिटेटिंग पर्सनैलिटीज़। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, उन बच्चों का भी ख्याल करना है, और जो लायक हैं वो ज़रा पेशेंस के साथ बैठेंगे। आई नो आप लोगों को आता है, गुड, रिवीजन समझ लें और अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, उसके बाद जनाब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे ज़्यादा टाइम नहीं मैं लगा रहा। ठीक है, the diagram shows a cyclist leaning over in order to cycle around a corner, which force is necessary to maintain the motion around the corner. Beta, there is only one inward force which is required to move a body in a circular motion. This is called centripetal force. Centripetal force is the unbalanced resultant force which is directed towards the center, which is along the radius. और बेटा यहाँ पे देखो, अगर ये बंदा लेफ्ट साइड पे लीन आउट हो रहा है तो इसका सेंटर ऑफ सर्कल ऐसे ही बनेगा ना। अगर आप लोग सर्कल ड्रॉ करके देखो तो ऐसे ही बनेगा ना, ये बंदा ऐसे सर्कुलर मोशन में है ना, तो ये सेंटर ऑफ सर्कल है। तो सेंटर ऑफ सर्कल पे कौन सी वाली इनवर्ड फोर्स है? देयर इज सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियली इनवर्ड। रेडियल इनवर्ड क्यों है? क्योंकि ये अलोंग द रेडियस है। तो बेटा ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। बेटा रीड करें प्लीज क्वेश्चन नंबर 5 को। Which property of a body cannot be changed if a force F is applied to it? Okay. बेटा अब यहाँ पे देखो, which property of a body cannot be changed if a force is applied to it? बेटा इसके लिए ना mass जो है ना वो कभी भी चेंज नहीं होता। आपको पता है अगर हम लोग इस पे फोर्स लगाते हैं, लेट्स से इस मार्कर पे, अगर मैं इस पे ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा ना तो ये डिफॉर्म हो जाएगा। अगर बिग शो आके मेरे फेस पे पंच करता है तो मेरी शक्ल की हालत बिगाड़ देगा, मेरी शेप भी चेंज कर देगा, और मेरी शेप भी चेंज कर देगा। बिग शो अगर मुझे पंच मारेगा, आके पंच करता है तो मेरी शेप भी चेंज हो जाएगी, ऐसी बात ही है ना। और मेरे फेस का साइज भी चेंज हो सकता है। बात क्लियर होगी? और क्या वेलोसिटी चेंज हो सकती है? जी बेटा वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। पता क्या होता है, देखो सपोज करो अगर एक साइक्लिस्ट है, ये साइक्लिस्ट जो है ना जनाब ये राइड कर रहा है, साइक्लिस्ट राइड कर रहा है। आप क्या करते हो, आप इस साइक्लिस्ट के ऊपर एक फोर्स लगा देते हो, इस साइक्लिस्ट को धक्का दे देते हो जाके। जब बेटा इसको धक्का दोगे, साइक्लिस्ट बेचारा क्या होगा, गिर जाएगा। जब गिरेगा तो हो सकता है उसकी टांग टूट जाए। टांग टूटने से उसकी बॉडी की शेप तो चेंज होगी ना बेटा, और उसकी बॉडी का ओवरऑल सरफेस एरिया भी कम हो गया, उसका साइज भी कम हो गया। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी बेचारा पहले 20 मीटर पर सेकंड से साइकिल राइड कर रहा था, बेचारे की 0 होगी, गिर गया, लेकिन मैस उसका चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हो कि वी हैव अ बुल, ईद उल अजहा पे बुल है, इतना बड़ा बुल होता है, तो उसको क्या करते हैं, कुर्बानी के बाद शॉपिंग बैग्स के अंदर हम उस बुल को मतलब उसके जो बनती है ये छोटे पीस करके उसको हम उठा लेते हैं, तो मैस उसका चेंज नहीं हो जाता। तो बेटा सिर्फ मैस ही चेंज नहीं होता, बाकी सब कुछ चेंज हो सकता है। थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, आई नो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, ये वाला आता है सबको, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्चुअली हमने सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।
विच इज अ स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ किसे नहीं आता? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वी हैव डी ऑप्शन इज करेक्ट। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है बेटा ए ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? एवरी फोर्स कॉजेज अ रिएक्शन, ज़रूरी नहीं है, रिएक्शन डालती है, करती है, एवरी फोर्स रिएक्शन करती है बेटा, लेकिन वो इन समटाइम्स इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है। समटाइम्स इक्वल, यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था कि एवरी फोर्स कॉजेज इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन, खाली रिएक्शन नहीं करती वो, पहले एक्शन होता है फिर रिएक्शन होता है। बी ऑप्शन क्यों गलत है? इफ़ देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी देयर इज नो एक्सेलरेशन। बेटा ये सेकंड लॉ है, बी ऑप्शन के अंदर सेकंड लॉ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो सी ऑप्शन है द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। नहीं बेटा ऐसे तो नहीं होता। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा राइट साइड पे 10 न्यूटन फोर्स लग रही थी और बेटा फ्रिक्शनल फोर्स कितनी थी? 4 न्यूटन। तो ये ऑपोजिट तो हैं लेकिन बेटा इक्वल तो नहीं है। बात क्लियर होगी? सो वी हैव डी ऑप्शन। उसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड along a road, drives over a large patch of oil. The driver applies the brakes to stop the car. Compared to braking on a dry road, what may happen? Okay, बेटा एक गाड़ी है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो। ठीक है, अच्छा उसके बाद द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स टू स्टॉप द कार। बेटा गाड़ी अगर उस पर ऑयली सरफेस के ऊपर मूव कर रही है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है देयर इज लेस फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। तो ऑयल की वजह से लेस फ्रिक्शन है, लेकिन ड्राई रोड पे क्या होता है? ड्राई रोड पे ज्यादा फ्रिक्शन होती है। तो अभी हम ऑप्शंस रीड कर लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये ऑयल वाली बात को कंपेयर करना है ड्राई रोड के साथ। ये सामने लिखा हुआ है। तो द कार स्लोज डाउन मोर क्विकली बिकॉज ऑफ द ग्रेटर फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। नहीं बेटा ग्रेटर फ्रिक्शन तो हो ही नहीं सकती ना ऑयली सरफेस पे, रॉन्ग। बी ऑप्शन क्या है? द कार स्पीड्स अप एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। बेटा गाड़ी स्पीड अप नहीं हो सकती बिकॉज कांस्टेंट स्पीड लिखा हुआ है, कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी मूव कर रही है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सी ऑप्शन द कार टेक्स लॉन्गर to slow down because of the reduced friction between the tires and the road. Yes, C option हो सकता है। अभी तक C जो बेस्ट ऑप्शन है। जब ऑयली सरफेस है तो देयर इज लेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच ओपोजेस द स्लाइडिंग इफेक्ट ऑफ मोशन, स्लाइडिंग को ओपोज करती है। तो ऑयली सरफेस होने की वजह से फ्रिक्शन कम होगी। उसके बाद बेटा देखिएगा डी ऑप्शन है the car takes longer to slow down, okay, because the thinking distance of the driver is greatest. बेटा ड्राइवर का थिंकिंग डिस्टेंस जो है वो ग्रेटेस्ट हो सकता है। क्यों? ड्राइवर ने क्या एकदम सामने कोई हैजर्ड देख लिया था? क्या ड्राइवर ने ड्राइव करते हुए एकदम सामने एक जिन आ गया उसके और वो डर गया और डरने की वजह से उसका रिएक्शन टाइम ज़्यादा हो गया? ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। ड्राइवर को पहले से पता है कि ड्राइवर इज ऑन द ऑयली सरफेस, वहाँ पे वो ड्राइव कर रहा है तो वो ब्रेक अपने हिसाब से लगाएगा। यहाँ पे थिंकिंग डिस्टेंस वाली या ब्रेकिंग डिस्टेंस वाली बात नहीं चलेगी, यहाँ पे ये वाली बात चलेगी। द कार टेक्स लॉन्गर टू स्लो डाउन बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। और अगर बेटा यहाँ पे थिंकिंग डिस्टेंस आता ना तो यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस भी होता साथ, कि अगर ड्राइवर ऑयली सरफेस पे ड्राइव कर रहा है तो उसका थिंकिंग डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो गया, पता नहीं वो डर रहा था क्या था, नॉर्मली ड्राइव कर रहा था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। सो सी ऑप्शन इज बेस्ट। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। द ट्रॉली एक्स एंड ट्रॉली वाई आर ज्वाइंट बाय अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। ओके क्या लिखा हुआ है? एक सेकेंड बस अरेज कर लूँ इसको। जी जनाब क्या लिखा हुआ है? The trolley X and trolley Y are joined by a stretched spring. Trolley X has twice the mass of trolley Y. When the trolleys are released, the acceleration of X is 2 meters per second square to the right. What is the initial acceleration of the trolley Y to the left? बेटा सिंपल सी बात है, इस स्प्रिंग, ये वाला स्प्रिंग जो है ना ये स्ट्रेच्ड है। This spring is stretched. तो इसके साथ दोनों ट्रॉलीज हैं। जब ये स्प्रिंग रिलीज होगा तो दोनों ट्रॉलीज आपस में आके हिट करेंगी, लेकिन
जो एक्स ट्रॉली है ना, इसका मास कितना है, इसका मास दिया हुआ है यहाँ पे, ट्रॉली एक्स हैज ट्वाइस द मास। इसका मतलब ये हुआ अगर बेटा इस वाई ट्रॉली का मास आपके पास m है तो एक्स ट्रॉली का मास 2m होगा, ट्वाइस होगा। यहां तक बात क्लियर होगी। उसके बाद देखो बेटा एक ही स्प्रिंग है ना, एक ही स्प्रिंग, तो आप लोगों ने डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के अंदर पढ़ा हुआ है F इज इक्वल्स टू के ई। F इज इक्वल्स टू के ई का मतलब होता है एक्सटेंशन। बेटा ये स्प्रिंग एक है, एक्सटेंशन भी एक होगी और इसकी फोर्स भी एक ही होगी और इसका के स्प्रिंग कांस्टेंट भी एक ही होगा। ठीक है, तो फोर्स इस केस के अंदर कांस्टेंट है क्योंकि एक ही स्प्रिंग है, वो स्ट्रेच्ड है। देयर आर नो मोर वन, देयर आर नो मोर स्प्रिंग्स। यहां पे एक ही स्प्रिंग है तो उस पर एक ही फोर्स लग रही है, एक ही फोर्स है ना ये जिसने बैलेंस किया हुआ है। अच्छा उसके बाद देखो आगे क्या बोलता है वो, व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली टू द लेफ्ट। इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। और बेटा एक और चीज गिवन है, व्हेन द ट्रॉलीज आर रिलीज, जब आपने इन ट्रॉलीज को रिलीज किया, द एक्सेलरेशन ऑफ एक्स इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा जब जैसे ही आप इसको रिलीज करते हो ना तो एक्सेलरेशन ऑफ एक्स कितना होता है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने इसका ट्रॉली वाई का इनिशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। बेटा काफ़ी सिंपल सी बात है। इस केस में ना मैं इस फोर्स को, सपोज कर लो जो फोर्स लग रही थी ना इन दोनों ट्रॉलीज के ऊपर, जिसने इनको रोका हुआ था वो वाली फोर्स, वो है 10 न्यूटन। सपोज कर लो 10 न्यूटन है। अच्छा अब एक चीज़ देखिएगा आप लोग, F इज इक्वल्स टू एम ए। F क्या होता है, F इज इक्वल्स टू एम ए। बेटा कितनी फोर्स लग रही है, अभी मैं ट्रॉली एक्स की बात कर रहा हूँ, ट्रॉली एक्स की, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रॉली एक्स। फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। बेटा स्प्रिंग पे कितनी फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन। ओके, और मास कितना था, मास कितना था ट्रॉली एक्स का, 2 टाइम्स 2m था। कितना था, 2m, 2 टाइम्स m मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। बेटा इसे जरा सोल्व करो, 10 डिवाइडेड बाय 2m इज इक्वल्स टू a। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली एक्स है वो कटिंग करने के बाद 5m आपके पास ऐसे आ जाएगा ना, ये एक्सप्रेशन आप इग्नोर कर सकते हो, 5/m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये मैथ हमने खुद से सपोज किया हुआ है। ठीक है, तो बेटा ट्रॉली ए का एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सपोज कर लो। अच्छा उसके बाद देखो ट्रॉली वाई, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रॉली वाई नाउ। तो फोर्स क्या है, F इज इक्वल्स टू एम ए। कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स कांस्टेंट है। मास कितना था ट्रॉली नंबर वाई का, 1m मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो बेटा 10 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ये जो एक्सप्रेशंस है ना mm, ये मैंने समझाने के लिए बताया। अच्छा आप देखो ट्रॉली y का एक्सेलरेशन कितना है, कितना आया है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ट्रॉली x का एक्सेलरेशन कितना आया है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ जिसका मास डबल है, जिस ट्रॉली का, मतलब ट्रॉली एक्स का मास डबल था तो उसका एक्सेलरेशन 5 था। अगर ट्रॉली और अगर ट्रॉली वाई का मास 1 टाइम्स है तो उसका एक्सेलरेशन डबल है। मतलब ये हुआ कि अगर इस ट्रॉली नंबर एक्स का मास 2m था तो इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अगर इस ट्रॉली एक्स का मास 1m होता तो इसका एक्सेलरेशन कितना होता, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब डबल होता। तो यहां पे अब आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन गिवन है, ट्रॉली एक्स का एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका मास भी कितना है, डबल। यहां पे देखो ट्रॉली नंबर वाई के अंदर इसका मास कितना है, हमने 1 kg सपोज किया था ना बेटा, क्वेश्चन में 1 kg था, तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा, इससे डबल। इस ट्रॉली वाई का मास 1 kg है, ट्रॉली एक्स का मास 2 kg है, तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका मास 1 kg है तो इसका एक्सेलरेशन होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब डबल। तो यहाँ पे भी हमने प्रूव किया हुआ है ट्रॉली एक्स का मास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है और ट्रॉली वाई का मास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, मतलब आएगा डबल ही। बेशक वहाँ पे वैल्यूज तो हमने यहाँ पे सपोज की थी ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके लोगों के पास डी है। उसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा आया हुआ है पेपर में, रीड करें शाबाश इसको। अ व्हील ऑफ अ मूविंग कार इज ड्रिवन बाय द इंजन। ओके, ये मैं अरेज कर लूं, एक सेकेंड प्लीज। चलें, हो गया। अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन इधर ही समझाना है मैंने, इसी जगह के ऊपर। ठीक है बेटा, यहां पे देखिएगा प्लीज।
The wheel of a moving car is driven by the engine. The car is accelerating. Accelerating का मतलब क्या होता है? Resultant force is not zero. Forces are not balanced. उसके बाद in the direction shown. In which direction does the frictional force act on the wheel? बेटा अगर गाड़ी लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है, गाड़ी किस तरफ एक्सेलरेट हो रही है? लेफ्ट साइड पे। ऐसे एक्सेलरेट हो रही है ना, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द कार किधर है? लेफ्ट साइड पे। और बेटा इस व्हील के ऊपर फ्रिक्शन किस साइड पे एक्ट करेगी? ए पे, सी पे, बी पे, डी पे। बेटा इसका ऑप्शन पता क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। डी ऑप्शन है, बी नहीं है। बी बच्चों को समझ आ जाती है कि ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। तो सर गाड़ी जा भी लेफ्ट साइड पे रही है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी लेफ्ट साइड पे है, तो उसी डायरेक्शन में डी वाला ऑप्शन कैसे करेक्ट हो सकता है? अब ये ध्यान से सुने बेटा, गाड़ी अगर लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है तो व्हील ऐसे मूव कर रहा है ना, इसका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव करेगा ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच ओपोजेस द स्लाइडिंग इफेक्ट ऑफ मोशन। वो मूवमेंट को, गाड़ी के एक्सेलरेशन को ओपोज नहीं करती। इस तरह उसने व्हील पे पूछा हुआ है फ्रिक्शन। अब आप देखो, व्हील ऐसे घूमता 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 आ रहा है, घूमता आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल रोड है, हॉरिजॉन्टल फ्लैट रोड है, तो बेटा व्हील किस तरफ स्लिप होगा? व्हील बेटा राइट साइड पे स्लिप होना चाह रहा है, और इस स्लिपिंग को अपोज करेगी ये वाली फोर्स, जो कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। टायर आपका किधर पुश होना चाह रहा है? आप किधर रोटेट हो रहा है, किधर स्लिप होना चाह रहा है? सॉरी, ऐसे स्लिप होना चाह रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे एक्ट करेगी, इसको रोक दे। टायर ऐसे स्लिप हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इसे स्लिप होने से रोक रही है, जो कि राइट साइड पे होगी। आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर सपोज करो यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, वाटर, यहाँ पे वाटर है, अगर गाड़ी का टायर ऐसे घूम रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये जो वाटर है ये किस तरफ उड़ के जाएगा? गाड़ी का टायर ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो पानी जो है ऐसे पीछे की तरफ जाएगा। वाटर विल स्लिप टुवर्ड्स द राइट साइड। तो इसका मतलब है गाड़ी का व्हील जो है ना, वो राइट साइड पे स्लिप होना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन इसके ओपोजिट एक्ट करेगी। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ओपोजिट टू द स्लिपिंग। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10, ओके, देखें जनाब, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक इस तरह करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद वीडियो पॉज कर देता हूँ, ज़्यादा एक्सटेंस इसकी वो जो ज़्यादा लंबी होगी ये वीडियो, तो इसके बाद नेक्स्ट 10 MCQs कर लेते हैं। ये यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, an aircraft flying at a constant height is gaining speed. The four forces acting are L, lift force, resistance, thrust. बेटा इसकी एक डायग्राम है, वो डायग्राम मेरे ख्याल मैंने फाइल को इधर कन्वर्ट किया हुआ है ना, उसमें नहीं आ रही, तो 1 सेकंड का टाइम दें आप लोग, मैं इसको सामने वो एरोप्लेन वाला जो क्वेश्चन है वो कर देता हूँ, बल्कि इधर ही कर लेते हैं, 1 सेकंड प्लीज़। हाँ अभी देखते हैं यहाँ पे डायग्राम कहाँ पे चली गई है, चलो यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, सिंपल इधर भी है ये, यहाँ पे देखें आप लोग, ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, मेरी बुकलेट के अंदर पड़ा हुआ है। IG रेगुलर GC वाले टॉपिकल्स अभी हम कर रहे हैं, ये वाला बेटा ये क्वेश्चन है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट इज गेनिंग स्पीड। बेटा एक एरोप्लेन है, वो कांस्टेंट हाइट के ऊपर स्पीड गेन कर रहा है, हाइट उसकी कांस्टेंट है लेकिन स्पीड उसकी ज़्यादा हो रही है। एरोप्लेन इज गेनिंग द स्पीड। देयर आर 4 फोर्सेस एक्टिंग, लिफ्ट फोर्स टू द विंग्स, रेजिस्टेंस, थ्रस्ट एंड वेट। हो क्या रहा है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा प्लीज, ये डायग्राम है आपके पास। बेटा इसमें यह था कि दिस एरोप्लेन इज ऑन द कांस्टेंट हाइट। तो सपोज कर लो आप लोगों के पास ये फ्लैट ग्राउंड है और ये इस एरोप्लेन की हाइट क्या है? कांस्टेंट, क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद देखें, दिस एरोप्लेन इज गेनिंग द स्पीड गेन कर रहा है वो। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर बेटा इसकी हाइट कांस्टेंट है ना, हाइट कांस्टेंट है, या आप ऐसे सोच सकते हो, इफ दिस एरोप्लेन इज गेनिंग स्पीड, तो कोई भी चीज बेटा जब हॉरिजॉन्टली मूव करे ना, हॉरिजॉन्टली स्पीड तेज हो, स्लो हो
या हॉरिजॉन्टली मूव करे तो उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं ना वो बैलेंस होते हैं, या जीरो होते हैं या इक्वल होते हैं। जीरो तो नहीं होते, बैलेंस होते हैं, इफेक्ट उनका नहीं होता। अगर नहीं बात समझ में आई तो यहां पे देखो बेटा, ये थ्रस्ट है, ये रिएक्शन फोर्स है आप लोगों के पास आर, एंड दिस एरोप्लेन इज गेनिंग स्पीड एट अ कांस्टेंट हाइट। ठीक है, अब एक चीज देखो बेटा, थ्रस्ट पता क्या होता है? थ्रस्ट इज द फोर्स विच क्रिएटेड बाय द इंजन ऑफ द एरोप्लेन। सो थ्रस्ट इसका फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड फोर्स, बैकवर्ड फोर्स। बेटा थ्रस्ट को हमेशा बैकवर्ड फोर्स जो अपोज करती है ना, इस बैकवर्ड फोर्स का नाम होता है एयर रेजिस्टेंस। थ्रस्ट के ऑपोजिट हमेशा एयर रेजिस्टेंस एक्ट करती है। लेकिन यहां पे पता क्या है, दिस एरोप्लेन इज गेनिंग स्पीड, तो इसका मतलब ये हुआ कि थ्रस्ट इज ग्रेटर देन द एयर रेजिस्टेंस। ओके, उसके बाद बेटा कांस्टेंट हाइट का मतलब ये है कि इसकी हाइट कांस्टेंट है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे नहीं हो रहा, ये स्ट्रेट जा रहा है, तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे ना वो बैलेंस होंगे। कैसे बैलेंस होंगे? यहाँ पे एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगी वेट, और एक फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगी, दिस इज कॉल्ड लिफ्ट फोर्स। बेटा लिफ्ट फोर्स, इस ये एल जो होता है ना, लिफ्ट फोर्स होती है, दिस लिफ्ट फोर्स बैलेंसेस द वेट। ठीक है, एंड दिस थ्रस्ट इज ऑपोजिट टू द एयर रेजिस्टेंस। थ्रस्ट और एयर रेजिस्टेंस जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और ये जो लिफ्ट फोर्स होती है ये हमेशा वेट के इक्वल होती है। और बेटा दिस लिफ्ट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द एरोप्लेन। ठीक है, और वैसे भी कोई भी चीज जब हॉरिजॉन्टली मूव करेगी तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगी, तो उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स हमेशा क्या होंगे? बैलेंस होंगे। अच्छा, अब यहां पे एक चीज देख लें, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? बेटा ए ऑप्शन लिखा हुआ है, वर्टिकल फोर्सेस में ए ऑप्शन लिखा हुआ है, लिफ्ट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में लिखा हुआ है थ्रस्ट इज इक्वल्स टू आर। नो, ऐसा नहीं होगा। थ्रस्ट फॉरवर्ड फोर्स हमेशा एयर रेजिस्टेंस के इक्वल तब होती अगर इस क्वेश्चन में लिखा होगा, लिखा होता कि एरोप्लेन इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। उन्होंने लिखा हुआ था दिस एयरक्राफ्ट इज मूविंग एंड दिस एयरक्राफ्ट इज गेनिंग द स्पीड। गेनिंग स्पीड का मतलब यह है कि फॉरवर्ड फोर्स इज मस्ट बी ग्रेटर। अगर यहां पे ये ऑप्शन होता ना, थ्रस्ट इज ग्रेटर देन द एयर रेजिस्टेंस, फिर हम ए ऑप्शन सिलेक्ट करते। बी ऑप्शन आ जाओ बेटा, लिफ्ट फोर्स इज ग्रेटर देन वेट, रॉन्ग। लिफ्ट फोर्स हमेशा वेट के इक्वल होगी, तभी तो एरोप्लेन बैलेंस था। अगर लिफ्ट फोर्स ज्यादा होती तो एरोप्लेन बेचारा और ऊपर हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर जाना स्टार्ट कर देता। सी ऑप्शन देखो, लिफ्ट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट, ओके, एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है? थ्रस्ट इज ग्रेटर देन एयर रेजिस्टेंस, परफेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन देख लो आप लोग, लिफ्ट फोर्स इज ग्रेटर देन वेट, हो ही नहीं सकता। एरोप्लेन बेटा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, गेन कर रहा था स्पीड, वो वर्टिकली स्पीड नहीं गेन कर रहा था, हाइट उसकी कांस्टेंट थी। और यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ये भी गलत है। ठीक है, तो 10 एमसीक्यूज हमने कर लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अभी स्टार्ट कर देता हूँ, जिसमें मैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस भी करवा देता हूँ, ये बोर्ड शॉट वाले। ठीक है, थैंक यू, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ।